मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है खिलजी साम्राज्यवाद का उत्कर्ष। खिलजियों का परिचय। डॉक्टर के.एस. लाल का मत है कि खिलजी तुर्क थे, किंतु दीर्घकाल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों, रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से बहुत से तुर्क आक्रांताओं के साथ उनके सैनिकों के रूप में और बहुत से मंगोल आक्रमणों के समय शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश किया और इल्बारी सुल्तानों तथा उनके तुर्की अमीरों की सेवा स्वीकार कर ली। इसलिए दिल्ली के सत्ताधारी इल्बारी तुर्क उनको अपने से भिन्न समझते रहे। वुलजले हेग, रॉबर्टी, बार्थोलैंड आदि विद्वानों ने भी खिलजियों को तुर्क स्वीकार किया है। 1290 ईस्वी में गुलाम वंशी अंतिम शासक केकुकाबाद की उसके ही एक अमीर जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी तथा दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलने वाले गुलाम शासन की समाप्ति हुई और दिल्ली में खिलजी वंश के शासन की स्थापना हुई और जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के शासन का संस्थापक रहा। राज सिंहासन पर आसीन होते समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी। अगला टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था। जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो उसने इलाहाबाद जिले में कड़ा का जागीर अलाउद्दीन को दे दी और इसी समय अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी बन गया। बर्नी बताता है कि कड़ा के विद्रोहियों के कपटपूर्ण परामर्श का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इस प्रदेश पर अपना अधिकार पाने के प्रथम वर्ष में ही वह किसी दूर के स्थान पर जाकर धन एकत्र करने की योजनाओं का अनुसरण करने लगा। अपनी सास मल्लिका जहां के षड्यंत्रों एवं अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर उसने अपने को दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन शिक्षित नहीं था, किंतु सैनिक गुणों से वह परिपूर्ण था। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन के साथ किया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन के शासक बनने के पश्चात अलाउद्दीन की अमीर ए तुज का पद प्राप्त हो गया। अलाउद्दीन अत्यंत पराक्रम एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1292 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया तथा भिलसा के दुर्ग को जीतकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की तथा सुल्तान को खुश रखने के लिए लूटी हुई संपत्ति का कुछ भाग उसकी सेवा में भेंट कर दिया। भिलसा विजय से सुल्तान की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई तथा वह सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लगा। सुल्तान की बिना आज्ञा से ही 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के राजा रामचंद्र को संधि के लिए विवश कर दिया, जहां उसको अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है कि इस आक्रमण की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि अलाउद्दीन एक उच्च कोटि का प्रतिभाशाली सैनिक ही नहीं था, अपितु उसमें अद्भुत साहस, संगठन शक्ति तथा साधन संपन्नता भी थी। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को एक शिविर में उसे सुल्तान घोषित कर दिया और एक षड्यंत्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और संपूर्ण सल्तनत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। बर्नी ने ठीक ही तर्क प्रस्तुत किया है। अलाउद्दीन अपने आश्रयदाता की हत्या के प्रतिकार से न बच सका। अंततः भाग्य ने उसके मार्ग में एक विश्वासघाती यानी मलिक काफूर को रख दिया, जिससे उसके द्वारा उसके परिवार का संहार हुआ और ऐसा प्रतिकार जो उसके परिवार पर घटित हुआ वह किसी भी काफिर देश में अपना उदाहरण नहीं रखता। अगला टॉपिक है सैनिक उपलब्धियां। अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी तो था ही और इसी कारण उसे दूसरा सिकंदर कहा गया। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा ने
अलाउद्दीन के विषय में लिखा है कि वह जितना धूर्त और क्रूर था उतना ही महत्वाकांक्षी भी था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने के लिए नहीं झिझकता था और उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी। यदि कभी कोई ऐसा राजा हुआ हो जिसने अपने अंतःकरण की आवाज़ को पूर्णतः कुचल दिया हो तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। वह दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर भारत की विजय। गुजरात में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के हिंदू राज्यों का उन्मूलन प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक करके उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया व उन पर विजय प्राप्त की तथा वहां के लोगों पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए। 1297 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। इसके लिए उसने 2 सेनानायक उगलू खां और नुसरत खां को विशाल सेना के साथ भेजा। आक्रमणकारियों में अनिलवाड़ा को घेर लिया तथा कर्ण की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवागिरी में राजा रामचंद्र के यहाँ आश्रय लिया। गुजरात के समस्त राज्यों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गुजराती ग्रंथ मेरुतुंग और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव ने विश्वासघात के कारण तुर्कों की सफलता नहीं मिल पाई। खंबात में मलिक नुसरत खां ने काफूर नामक एक खूबसूरत दास मिला जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया तथा अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को भी अपनी सेना में रख लिया। लौटते वक्त यानी गुजरात विजय अभियान के पश्चात विद्रोहियों के परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। नेक्स्ट रणथंबोर विजय 1299 से 1301 ईस्वी। अलाउद्दीन का दूसरा आक्रमण रणथंबोर था। यहाँ पर 4 दीवारी चौहान वंशीय हमीरदेव का शासन था। यहाँ आक्रमण के मुख्य कारण निम्न थे। पहला है रणथंबोर दुर्ग के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अत्यधिक दूर न होने के कारण सामरिक महत्व का भी था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी हुआ करता था और रजिया के समय चौहानों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था। तीसरा है, यहाँ के शासक हमीरदेव ने सल्तनत के विरुद्ध विद्रोही नव मुसलमान सरदारों को आश्रय दे रखा था, इसलिए अलाउद्दीन ने उगलू खां और नुसरत खां को रणथंबोर आक्रमण करने के लिए भेजा। दुर्ग की घेराबंदी के दौरान नुसरत खां मारा गया और राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़ दिया। तब अलाउद्दीन ने स्वयं ही रणथंबोर के लिए प्रस्थान किया तथा किले को चारों ओर से घेर लिया। हमीरदेव 1 वर्ष तक सुल्तान का सामना करता रहा। तब अलाउद्दीन ने कूटनीति से काम लिया और हमीरदेव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से रणथंबोर पर विजय प्राप्त की तथा हमीरदेव व उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। विश्वासघातकों के प्रति अपनी नीति का अनुसरण करते हुए सुल्तान ने रणमल की हत्या करवा दी। रणथंबोर का सूबेदार उगलू खां को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है चित्तौड़। चित्तौड़ का किला रणथंबोर के बाद उत्तर भारत का सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली किला था। चित्तौड़ पर इस समय राणा रतन सिंह का शासन था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी गई। 8 माह तक घेरा डाले रहने व संघर्ष के उपरांत भी अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली। अंत में घोर संघर्ष के पश्चात ही वह चित्तौड़ पर अधिकार कर सका। रानी पद्मिनी तथा अन्य राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। क्रोधित सुल्तान ने हजारों राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया और चित्तौड़ पर अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया, परंतु अधिक समय तक खिलजियों का अधिकार न रह सका और शीघ्र ही राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी की कहानी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना में लिखा है कि अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण ही राजा रतन सिंह सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था।
अलाउद्दीन ने पद्मिनी को उसके पास भेजने के लिए कहा। रतन सिंह द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेर लिया। सफलता न मिलने पर सुल्तान ने रतन सिंह को कहलवाया कि पद्मिनी का प्रतिबिंब ही उसे दिखा दिया जाए तो वह वापस लौट जाएगा। परंतु प्रतिबिंब देखने के बाद उसने धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया तथा पद्मिनी के बदले उसे मुक्त करने का प्रस्ताव राजपूतों के समक्ष रखा। पद्मिनी गोरा व बादल के साथ लगभग 1600 राजपूतों के साथ राणा को छुड़वाने लाए। गोरा इस अभियान में वीर गति को प्राप्त हुआ। चित्तौड़ पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार देवपाल के साथ युद्ध में राणा रतन सिंह मारा गया। उसके पार्थिव शरीर के साथ रानी सती हो गई। सेनापति बादल की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मालवा। 1305 ईस्वी में आईने उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना मालवा पर आक्रमण करने को भेजी। मालवा का साहसी सेनापति हरनंद जमकर सामना करने के पश्चात मारा गया और मालवा पर खिलजियों का अधिकार हो गया। बाद में तत्पश्चात उज्जैन, धारा, चंदेरी आदि अन्य स्थानों पर भी विजय प्राप्त की। नेक्स्ट सिवाना और जालोर, यह आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।